हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहली बात तो तुम इसमें ये देखो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस टाइप के होते हैं, है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स टाइप के। ए रेज टू एक्स टाइप के मतलब बेस कुछ कांस्टेंट रहता है, बेस कांस्टेंट रहता है इस तरह के फंक्शन में, और एक्सपोनेंट एक्स के फॉर्म में वेरिएबल रहता है। तो बेस यहां पर कांस्टेंट रहेगा, ए यहां पर, बेस यहां पर ए है, और एक्सपोनेंट जो है वो एक्स के बराबर है। तो ये ए रेज टू एक्स वाले फॉर्म में होता है अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कंडीशन क्या क्या होती है देखो यहाँ पर। कंडीशन यहाँ पर ये होती है, पहली कंडीशन तो ये होती है कि जो बेस है ये डोमेन की कंडीशन है, यानी कि फंक्शन डिफाइन कब होगा। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसकी बहुत बार सवालों में बच्चे गलती करते हैं। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार सवाल जेई मेंस में और जेई एडवांस में इस तरह के आते हैं कि अगर तुम कंडीशंस को ध्यान से नहीं देखोगे तुम क्वेश्चन का आंसर गलत निकाल सकते हो। ठीक है, तो कंडीशंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन ये कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तब डिफाइन होगा जब बेस इसका पॉजिटिव हो। बेस इसका पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर बेस नेगेटिव हो गया तो जब अपना एक्स मान लो इरेशनल टाइप का हो जाएगा तो वो डिफाइन नहीं होगा। ऐसा अगर मान लो मैंने बेस को -2 ले लिया, मैंने मान लो बेस को -2 कर दिया, और एक्स मान लो हमारा 1/2 है, तो फिर तो ये अंडर रूट -2 हो जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं रूट के अंदर की क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसलिए बेस का पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि अगर बेस पॉजिटिव हो गया तो फिर एक्स कैसा भी हो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। ठीक है, तो अगर बेस नेगेटिव हो गया तो जैसे इरेशनल नंबर आ जाएंगे, या ये 1/2 1/4 इस टाइप के नंबर आ जाएंगे, तो फिर दिक्कत आएगी इसको। इसलिए हम बोलते हैं कि यहां पर बेस कैसा होना चाहिए, बेस होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर की हम बात कर रहे हैं। और दूसरी कंडीशन क्या रहती है कि जो बेस है वो 1 भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, और नेगेटिव भी नहीं हो सकता, और 1 भी नहीं हो सकता। और 1 पे क्या दिक्कत है, देखो 1 पे दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, सच दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज है कि अगर मान लो ये बेस 1 हो गया तो फिर इस फंक्शन का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं बचा। फिर तो हम कुछ भी एक्स लेते जाएं आंसर तो 1 ही आएगा इसका। अगर मैंने इस बेस को यहाँ पे 1 ले लिया तो फिर ये क्या बन चुका है, तो फिर ये 1 रेज टू एक्स बन चुका है। अब मैं एक्स को 4 लूंगा तब भी ये 1 ही आएगा इसका आंसर। अब मैं एक्स को 10 लूंगा तब भी आंसर इसका 1 ही आएगा। तो फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह काम ही नहीं कर पाएगा, तब तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा उस केस में। हम कुछ भी एक्स लें हर एक्स पर इसका वैल्यू कांस्टेंट ही आएगा। इसलिए हम चाहते हैं एक्सपोनेंशियल वे में ये आगे बढ़े, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर ए की वैल्यू 1 भी नहीं ली। 1 चलेगा तो सही, लेकिन 1 पे दिक्कत क्या है, 1 पे दिक्कत ये है कि 1 पर कुछ हमारे पास जो फंक्शन आया वो कांस्टेंट की तरह बन गया, इसलिए हमने क्या किया, बेस को 1 में भी इंक्लूड नहीं किया, बेस को 1 भी नहीं लिया। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात होगी तुम्हारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि वो डिफाइन तभी होगा जब उसका बेस पॉजिटिव हो, एंड बेस कैन नेवर बी इक्वल टू 1। क्लियर है बात सब बच्चों को ये वाली? क्लियर है क्या यार, ये बताओ मुझे। यस सर। बाकी लोग भी तो बोलो यार, क्लियर है क्या ये चीज में, हम क्यों ले रहे हैं यहाँ यस पर ए सर। को पॉजिटिव, क्यों हम यहाँ पर ए हाँ को 1 यस नहीं सर। ले सर। रहे? ठीक है, अच्छा अब इसमें तुम एक चीज और देखो यहाँ पर, है ना। अब देखो एक्सेप्टेबल बेस क्या क्या आ गया, मतलब जो बेस है हमारा ए, तो वो क्या क्या हो सकता है ना। तो अगर मैं ए की वैल्यूज की बात करूं तो देखो ए कहां से कहां बिलोंग करेगा, है ना। तो उसने मना करा है, उसने बोला एक तो तुम्हें ए को नेगेटिव नहीं लेना, एक 0 भी नहीं लेना तुम्हें ए को, और एक तुम्हें ए को 1 भी नहीं लेना। तो एक कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा, तो एक तो इंटरवल आ गया ए का 0 से 1, एक तो इंटरवल आ गया ए का 0 से 1, क्योंकि 0 से और 1 के बीच में रह जाए, पॉजिटिव भी हो गया, 0 भी नहीं हुआ 1 भी नहीं हुआ। और एक इंटरवल आ गया उसका 1 से इन्फिनिटी, दिक्कत 1 पे भी है अपने को, तो हमने 1 पे ब्रेक कर दिया इसको। ठीक है, तो हमने पूरे पॉजिटिव पार्ट ले लिया, और पॉजिटिव पार्ट में 1 नहीं आना चाहिए, तो हमने 1 को रिमूव कर दिया। तो एक इंटरवल ले लिया 0 से 1, और एक ले लिया मैंने 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये दो एक ही पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल सेट आए, या तो ये 0 से 1 में रहेगा या रहेगा 1 से इन्फिनिटी में। अब देखो इन दोनों दोनों सेट्स के अंदर इस फंक्शन का अलग अलग बिहेवियर रहता है। अगर ए 0 से 1 में रहेगा तो इस फंक्शन का बिहेवियर कुछ अलग टाइप का होगा, और अगर ए 1 से इन्फिनिटी में होगा तो इस फंक्शन का बिहेवियर कुछ डिफरेंट टाइप का होगा। क्या मतलब होता है इन बातों का, समझते हैं अपन कुछ सिंपल से एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को अब दो केसेस में डिवाइड कर रहा हूं। जो ये फंक्शन है हमारे पास, मैंने क्या किया, इसको दो केसेस में डिवाइड कर दिया। केस फर्स्ट मैंने ले लिया कि लेट ए जो है वो 1 से इन्फिनिटी में है। ठीक है, एफ एक्स हमारा कौन है, ए रेज टू एक्स है, और उसका जो ए बेस है वो मैंने कैसा ले लिया, वो मैंने 1 से इन्फिनिटी में ले लिया, कि वो 1 से इन्फिनिटी के बीच में है। तो देखते हैं इसका बिहेवियर कैसा आता है। तो एक बार कुछ ए मान के देखते हैं। देखो एक्स तो अपना आर में है,
ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर बेस है जो कि कांस्टेंट है, तो कुछ ए मान के देखते हैं जो इस इंटरवल का हो। तो मैंने मान लो ए को 2 ले लिया, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, ए को 2 ले लिया। हम एक बार फील कर रहे हैं यहाँ पर कि होने क्या वाला है। मैंने ए को 2 ले लिया। अब देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू लेता जाऊं, जैसे अगर मैं एक्स को 1 ले लूं, ठीक है, तो बताओ वाई क्या आएगा। अब वाई क्या हो चुका है, सॉरी ए को मैंने 2 ले लिया, तो वाई क्या हो चुका है, वाई यानी कि एफ एक्स क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। तो अगर मैंने ए को 2 ले लिया, अब मैंने इसमें एक्स का वैल्यू 1 डाला, तो वाई कितना आएगा, तो वाई आएगा 2 यानी कि 2 आएगा। अगर मैं एक्स को 3 डाल दूं तो वाई कितना आएगा, तो वाई 2 यानी कि 8 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने एक्स को मान लो, यहाँ पर -2 डाल दिया, -2 डाल दिया और भी कम डाल दिया, तो y कितना आएगा, तो y आएगा 2 यानी कि 1/4। तो इसके थ्रू, इन वैल्यूज के थ्रू हम क्या समझ रहे हैं, इन वैल्यूज के थ्रू हम समझ रहे हैं कि अगर हम x को इंक्रीज कर रहे हैं, तो y की वैल्यू जो है वो भी क्या हो रही है, वो भी लगातार इंक्रीज होती जा रही है। x को अगर -2 से 1 किया तो y भी बढ़ गया, x को 1 से 3 किया तो y और बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना हम x को बढ़ाएंगे, जितना हम एक्सपोनेंट को बढ़ाएंगे, उतनी क्या होगी, उतनी फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतनी फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर बेस कैसा है, बेस है 1 से इन्फिनिटी, सिंपल सी बात है एकदम। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस 1 से बड़ी, बेस 1 से ग्रेटर आएगा, तो जितना बड़ा एक्सपोनेंट आएगा उतनी बड़ी क्या आएगी, उतनी बड़ी फंक्शन की वैल्यू आएगी। सिंपली हम बोल सकते हैं कि अगर हम एक्सपोनेंट को रेज करेंगे, एक्सपोनेंट को बढ़ाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, फंक्शन का जो वैल्यू है वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, इसका उल्टा भी ट्रू है, कि अगर किसी फंक्शन की हमें वैल्यू बड़ी मिल रही है, अगर हमें किसी फंक्शन की वैल्यू बड़ी मिल रही है, और जैसे तुम्हारे पास दो टर्म्स लिखी हुई हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, दोनों के बेस सेम है, लेकिन एक की वैल्यू बड़ी है, एक की वैल्यू छोटी है, तो वैल्यू बड़ी कब होगी, जब उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट कैसा हो, उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट भी कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जिसमें तुमको सिंपली ये पूछूं भाई कि मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है 5 रेज टू x1 5 रेज टू x2 से बड़ा है, 5 रेज टू x1 5 रेज टू x2 से बड़ा है। तो बताओ इस बात के थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, इस बात के थ्रू हम बोल सकते हैं दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, और बेस कैसा है, बेस सेम तो है ही, साथ में 1 से बड़ा भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू बड़ी कब आएगी, ये वैल्यू बड़ी तब आएगी जब एक्सपोनेंट बड़ा हो। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वाला वैल्यू बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एक्सपोनेंट भी डेफिनेटली बड़ा होगा। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में कि अगर 5 रेज टू x1 5 रेज टू x2 से ग्रेटर है, तो x1 भी क्या आएगा, x2 से बड़ा आ जाएगा। तो अगर बेस 1 से ग्रेटर है, तो जितनी बड़ी वैल्यू उतना बड़ा एक्सपोनेंट। तो यहां पर ये वैल्यू बड़ी, क्योंकि साइन दे रखा है इस तरह का, साइन इस तरह का है, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो बड़ी वैल्यू मतलब एक्सपोनेंट भी क्या रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। तो x1 क्या आ जाएगा अपना, x2 से ग्रेटर आ जाएगा। फील कर पा रहे हैं सब लोग इस बात को, फील कर पा रहे हैं सब लोग इस बात को। यस सर। सेकेंड केस ले लेते हैं इसके बाद। जब हमने बेस कैसा ले लिया यहां पर, फर्स्ट में हमने ले लिया बेस इस टाइप का, इस इंटरवल का। सेकंड केस में हमने ले लिया बेस 0 से 1 के बीच का। हम ले रहे हैं, मान लो ए जो है अपना, जो बेस अपना है वो 0 से 1 के बीच में है, और एफ एक्स तो अपना ए रेज टू एक्स है ही, ठीक है। कुछ मान लेते हैं ए इस इंटरवल का, ताकि फील कर पाए हम फंक्शन को कि ये फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा। तो मैंने कुछ ए मान लिया यहां पर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ए जो है वो मान लो 1/2 मान लिया, चलो, है ना। अब हम देखते हैं, क्योंकि 1/2 क्यों लिया, क्योंकि मुझे इस इंटरवल का ही कोई ए लेना था, तो 1/2 जो है वो इसी इंटरवल के एलिमेंट है। तो अब अपने पास जो एफ एक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 1/2 रेज टू एक्स आ जाएगा। अब देखते हैं इस फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, देखते हैं क्या होने वाला है इस फंक्शन के अंदर। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने x को ले लिया 0, अगर मान लो मैंने x को ले लिया 0, तो बताओ y कितना आएगा, y यानी कि फंक्शन की वैल्यू, तो वो आएगी 1/2 रेज टू 0, और 1/2 रेज टू 0 क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं x को 1 ले लूंगा तो y कितना आएगा, 1/2 रेज टू 1, तो 1/2 आ गया। अगर x को 2 ले लिया तो y कितना आएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा। अगर x को -2 ले लिया होता तो y आता 1/2 की पावर -2, यानी 1/2 का पावर -2 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे बताओ क्या हो रहा है, यहां पर उल्टा हो रहा है। अगर हम x को इंक्रीज करते जा रहे हैं, -2 से 0, 0 से 1, 1 से 2, तो फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता जा रहा है, y की वैल्यू लगातार घटती जा रही है। पहले y 4 था, फिर और कम हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1/2 हो गया, और फिर 1/4 हो गया। तो यहां फंक्शन का बिहेवियर डिफरेंट टाइप का रहेगा। यहां पर क्या होगा कि अगर हम एक्सपोनेंट को बढ़ाएंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट को बढ़ाएंगे, क्योंकि ए रेज टू एक्स में एक्स क्या था, एक्सपोनेंट था। तो अगर मैं एक्सपोनेंट को इंक्रीज कर रहा हूं तो वैल्यू क्या हो रहा है यहां पर, तो यहां पर वैल्यू जो है वो बढ़ नहीं रही, वो तो घट रही है, यहां पर वो डिक्रीज होती हुई जा रही है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर वैल्यू वैल्यू बढ़ रही होगी,
और एक्सपोनेंट बेस 0 से 1 वाले केस में, तो उस केस में एक्सपोनेंट कैसा होगा, एक्सपोनेंट पक्का डिक्रीज हो रहा होगा, एक्सपोनेंट पक्का डिक्रीज्ड पाथ को फॉलो कर रहा होगा। तो एकदम उल्टा बिहेवियर रहता है यहां पर, अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो अगर बड़ी वैल्यू होगी तो एक्सपोनेंट कैसा आएगा, करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट करस्पॉन्डिंग छोटा आएगा उसका। जैसे अगर मैं तुमको पूछूं यहां पर एग्जांपल के तौर पर कि अगर मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 1/3 की पावर x1 और ये 1/3 की पावर x2 से ग्रेटर है, 1/3 रेज टू x1 1/3 रेज टू x2 से ग्रेटर है, तो बताओ रिलेशन क्या आएगा x1 x2 के बीच में। तो देखो पहली बात तो देखो तुम दोनों फंक्शन एक्सपोनेंशियल टाइप के हैं, दोनों का बेस सेम है। हम दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तभी कंपेयर कर सकते हैं जब उनके बेस सेम हो। तो पहले इसका बेस भी 1/3 है, इसका बेस भी 1/3 है, तो बेस सेम तो है, लेकिन बेस किस प्रकार का है, तो बेस है 0 से 1 के बीच वाला, बेस है 0 से 1 के बीच वाला। इसमें क्या होता है, अगर एक्सपोनेंट को बढ़ाते हैं, एक्सपोनेंट को इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू घटती है। तो यहां इसका उल्टा भी सही है कि अगर वैल्यू बड़ी है तो एक्सपोनेंट छोटा होगा पक्का। देखो ये वाली वैल्यू बड़ी दे रखी है क्वेश्चन में, क्योंकि साइन ये वाला है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब इसका एक्सपोनेंट कैसा होगा, छोटा होगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि x1 छोटा होगा, और ये वाली वैल्यू छोटी है तो इसका एक्सपोनेंट कैसा होगा, बड़ा होगा। तो रिलेशन उल्टा आ जाएगा, x1 बन जाएगा अपना x2 से छोटा। सारा खेल किसका है, सारा खेल है बेस का। अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो जितनी बड़ी वैल्यू उतना बड़ा एक्सपोनेंट, अगर बेस 1 0 से 1 के बीच में जितनी बड़ी वैल्यू उतना छोटा एक्सपोनेंट। सबको बात क्लियर है, किसी को कुछ भी डाउट तो पूछो, कुछ भी समझ में नहीं आया कहीं भी इनमें तो पूछो, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछो यार। सबको सब कुछ क्लियर है, सबको सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। हाँ सर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख लो इसके ऊपर। क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x, find all values of x for which fx is equal to under root of 27/64 minus 3y4 की पावर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 ऐसे लिखा हुआ है, इज डिफाइंड। हमें x की उन सभी वैल्यूज को फाइंड करना है जिसके लिए फंक्शन जो लिखा हुआ है ये डिफाइन होगा, मतलब डोमेन निकालना है एक तरह से इसका। क्वेश्चन आ गया, हमें x की यहां पर उन सभी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है जिसके लिए ये जो फंक्शन हमें दे रखा है ये डिफाइन होगा। ठीक है, तो रूट देखते ही दिमाग में क्या आता है, रूट देखते हैं हमारे दिमाग में आता है कि रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए। रूट देखते दिमाग में आ गया कि यार रूट के अंदर की क्वांटिटी होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट कभी भी, रूट के अंदर का नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो उससे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब इस रूट के अंदर का एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो या 0 हो। अगर नेगेटिव आ गया तो फंक्शन डिफाइन हो ही नहीं पाएगा। 3 और 4 है क्या x? 3 और 4, 3 से 4 के बीच में नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी इनसाइड द रूट मस्ट बी पॉजिटिव या फिर 0। तो क्वांटिटी क्या इनसाइड रूट 27/64 और माइनस में है 3/4 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15, और ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट शुड बी पॉजिटिव या फिर 0 के इक्वल। तो फिर मैंने वही काम कर दिया क्योंकि हम जानते हैं रूट डिफाइन तभी होगा। अब तुम क्या करो, अब तुम इसको तो राइट में भेज दो 3/4 वाले को, है ना। तो ये तो हमने क्या किया, राइट में शिफ्ट कर दिया, 3/4 की पावर चला गया राइट में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का 15 ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखो ये 3/4 है। अब तुम्हारे दिमाग में इतना तो आना चाहिए यार कि ये भी जो लिखा हुआ है ना, इसको भी हम 3/4 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर जो लिखा हुआ है वो 3 का क्यूब लिखा हुआ है, और जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है क्यूब ऑफ 4। तो बताओ इफेक्टिवली क्या लिखा हुआ है, ये इफेक्टिवली लिखा हुआ है 3/4 का होल क्यूब। क्या लिखा हुआ है, 3/4 का होल क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म लिखी हुई है, दोनों के बेस भी सेम है। इसका बेस भी 3/4 है, इसका बेस भी 3/4 है। ठीक है, तो अगर बेस 3/4 है तो बेस दोनों का सेम है, लेकिन हम ये भी चेक करेंगे कि बेस है कैसा, बेस है कैसा। अब हमारा हमारा जो क्वेश्चन है वो किसका बन चुका है, वो क्वेश्चन बन चुका है एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखे हुए दोनों तरफ, दोनों का बेस भी सेम है, लेकिन इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो अभी हमने जो सीखा उसका हम यूज करेंगे। यहां पर दोनों का बेस सेम है,
तो हमने क्या कहा था, बेस को भी चेक करेंगे। तो बेस यहाँ पर 3/4 है, और 3/4 कैसी क्वांटिटी होती है, वो 0 से और 1 के बीच में आती है, 0 से 1 के बीच में। तो हमने कहा था कि अगर बेस सेम होगा और बेस 0 से 1 के बीच में होगा, तो जितनी बड़ी वैल्यू उतना छोटा एक्सपोनेंट, उतना छोटा एक्सपोनेंट। तो बताओ वैल्यू बड़ी कौन सी है इनमें, बताओ वैल्यू बड़ी कौन सी है। देखो ये वैल्यू बड़ी, हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो, बोला था ना 8 वैल्यू होंगी टोटल। क्या वो 8 नहीं यार, इसका आंसर तो इन्फिनिटी वाला इंटरवल आएगा इसमें तो यार। अच्छा। चलो देखते हैं। तो ये हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी। कैसे बोल दिया, क्योंकि साइन दे रखा है इस तरह का, इस तरह का साइन दे रखा है, ये दे रखा है। तो अगर ये वाला साइन है तो पक्का ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू क्या, बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है। ये वाली वैल्यू कैसी है, ये वाली वैल्यू छोटी वैल्यू है, छोटी, ठीक है, छोटी वैल्यू है। तो अगर बड़ी वैल्यू होगी तो उसका एक्सपोनेंट कैसा आएगा, एक्सपोनेंट छोटा आएगा। अभी बात की थी हमने ये वाली, जितनी बड़ी वैल्यू उतना छोटा एक्सपोनेंट, क्योंकि क्योंकि बेस 0 से 1 के बीच में। अगर बेस यहां पर 1 से बड़ा होता तो बड़ी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट भी क्या आता, बड़ा ही आता। तो अभी बड़ी वैल्यू है तो एक्सपोनेंट छोटा आएगा, तो 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा छोटा। और जो दूसरा एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो ये x² - 7x + 15 तो क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, और 3 हो जाएगा छोटा। देखो वहां इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, तो इक्वल भी कर देंगे हम, ठीक है, इक्वल भी लगा देंगे, क्योंकि अगर दोनों इक्वल भी करने हैं तो फिर दोनों को इक्वल भी कर देंगे, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू तो एक्सपोनेंट छोटा, तो 3 छोटा हो गया और उसको बड़ा कर दिया, बस ये काम करना है अपने को। अब सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को इजीली, ठीक है। तो अब तो क्या लिखा हुआ है, ये इसको तुम उधर भेज दो, तो 0 आ गया ये तो x² - 7x + 12 आ जाएगा। तो x इफेक्टिवली क्या लिखा हुआ, अभी सबको आवाज आ रही है मेरी अभी, यस सर। चलो ठीक है। तो यहां पर अपन थे, तो हमने क्या देखा पहले यहां पर, कि अगर ये वैल्यू बड़ी है तो इसका एक्सपोनेंट छोटा होगा, तो 3 छोटा हो गया। और ये वैल्यू छोटी है तो इसका एक्सपोनेंट बड़ा होगा, तो x² - 7x + 15 आ गया। यहाँ इक्वल लगा हुआ था तो हमने यहाँ भी इक्वल लगा दिया, अगर यहाँ इक्वल लगा हुआ नहीं होता तो हम यहाँ इक्वल नहीं लगाते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस इनइक्वालिटी को। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3 को राइट में शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया ऐसे, x² - 7x + 12 ये होना चाहिए > 0। फैक्टर्स करें इसके, तो एक फैक्टर आ गया x-3, एक फैक्टर आ गया x-4। तो बताओ रूट्स क्या है इसके, तो इसका रूट है 3 और इसका रूट क्या है 4। तो पहले कौन आएगा, पहले 3 आएगा, फिर कौन आएगा, फिर आएगा 4, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। और हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं पॉजिटिव वाले पार्ट को लेना, तो हमने पॉजिटिव वाले पार्ट को ले लिया, इसको भी ले लिया और हमने इसको भी ले लिया। तो आंसर क्या आया फाइनली, अच्छा = 0 को भी लेना है तो 3 को भी लेंगे अपने आंसर में, और 4 को भी अपने आंसर में लिया जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, फाइनली आंसर आ गया -∞ से 3 यूनियन 4 से ∞। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ आया क्या समझ में तुम्हें यार, अरे आया ना बोलो यार, समझ में आया क्या, नहीं आया तो पूछो, आया क्या समझ में। यस हाँ सर। सर। अगर इसी क्वेश्चन में बजाय 3/4 के मान लो 3 लिखा होता, यहाँ पर 3 मान लो सिर्फ 3 लिखा होता, तो हम क्या करते, तो हम फिर उल्टा काम करते, क्योंकि ये अगर बेस दोनों का 3 हो जाता तो हम बोलते कि अगर बेस 3 है तो वो तो 1 से ग्रेटर है, तो उसमें हम बोलते जितनी बड़ी वैल्यू उतना बड़ा एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये 3 उस केस में फिर बड़ा हो जाता x² - 7x + 15 से, लेकिन यहाँ तो बेस 0 से 1 के बीच में था तो हमने डायरेक्टली ऐसा काम कर दिया। क्लियर बात सब बच्चों को, ये वाली आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं यस। क्या, चलिए ठीक है, तो सर आगे ग्राफ बढ़ते बना। हैं इसके। हाँ ग्राफ की बात कर लेते हैं बस। तो अब हम आगे बात करेंगे इसमें ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। ग्राफ देख लेते हैं इसका। तो वो ग्राफ भी दो तरह के आएंगे यहाँ पर, मतलब दो डिफरेंट टाइप के ग्राफ आएंगे, क्योंकि फंक्शन का बिहेवियर भी दो डिफरेंट टाइप का है। तो देखते हैं ग्राफ कैसा आता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर f(x) = a⁴ के बारे में। दो तरह की पॉसिबिलिटी आएंगी ग्राफ के लिए। पहला केस आएगा, केस फर्स्ट, कि जब हमारा जो बेस a है वो मान लो 1 से ग्रेटर है, ठीक है। और सेकंड केस आएगा जब अपना जो बेस है वो 0 से और 1 के बीच में है। दोनों केसेस में हमारे पास अलग अलग तरीके के ग्राफ आएंगे, दोनों डिफरेंट केसेस के अंदर, ठीक है। पहले केस में हमने बोला है कि a तो 1 से ग्रेटर है, और सेकंड केस में हम क्या बोल रहे हैं, a 0 से 1 के बीच में। देखते हैं ग्राफ कैसा है। दोनों का डोमेन तो आ रही है, दोनों में x तो आ ही रहेगा, क्योंकि दिक्कत कोई है नहीं अपने को, ठीक है। तो पूरा ग्राफ r के लिए आएगा। तो देखते हैं ग्राफ किस प्रकार का आता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को।
है ना। तुम कुछ मान लो ए को, अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो तुम मान लो, जैसे तुमने मान लो ए को 2 मान लिया, क्योंकि हमने ए ऐसा लेना है यहाँ पर जो 1 से ग्रेटर है, ठीक है। 2 या 3 या 5 कुछ भी मान लो, मैंने 2 मान लिया अभी के लिए। तो अगर मान लो एफ एक्स अपना 2 रेज टू एक्स हो गया, मैंने एक्स को ले लिया 0, कितनी वैल्यू आएगी, तो 2 रेज टू 0 यानी कि 1 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू 1 आएगा। तो ये पॉइंट आ गया 0,1। अगर x को मैं 1 ले लूंगा तो y आएगा 2 रेज टू 1, यानी कि पॉइंट आएगा 1,2। x इक्वल टू 1 पर y 2 आ जाएगा, फिर x इक्वल टू 2 पर y 4 आ जाएगा, x इक्वल टू 4 पर y 16 आ जाएगा, और x इक्वल टू इन्फिनिटी पर y कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ग्राफ जो है वो इस तरीके से बढ़ता जाएगा आगे, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अगर नेगेटिव में बात करें हम, अगर हम x को -1 ले लें, तो 2 रेज टू -1 ले लिया, तो y कितना आएगा, तो 2 रेज टू -1 यानी कि y 1/2 ही रह जाएगा। तो अगर x -1 है तो y 1/2 रह गया, 1 से भी कम आ गया। x को अगर मैंने मान लो -5 कर दिया, तो y आ जाएगा 1/2 यानी कि y आ जाएगा 1/32। तो और क्लोज आएगा और मतलब नजदीक आ गया 0 के। अगर मैंने मान लो x को -1 करोड़ कर दिया, -1 करोड़, तो y कितना आएगा, तो y आएगा 2 रेज टू -1 करोड़, यानी y आ जाएगा कितना, y आ जाएगा तुम्हारा 1/2 रेज टू 1 करोड़। तो डिवाइड में बहुत बड़ी क्वांटिटी, यानी कि वैल्यू एकदम 0 के पास पहुंच जाएगी। और अपना x अगर माइनस का इन्फिनिटी हो गया तो y एकदम 0 के पास पहुंच जाएगा। तो इन सारी बातों को देखते हुए अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अगर हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, तो जो ग्राफ हमारे पास आता है वो कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। जितना हमारा x नेगेटिव इन्फिनिटी के पास में जाएगा, उतना ही ग्राफ की टेंडेंसी रहेगी टच करने की एक्स एक्सिस को। तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा। और अगर हम पॉजिटिव में जाएंगे तो ग्राफ बढ़ता रहेगा, और इन्फिनिटी पर जो ग्राफ होगा वो इन्फिनिटी को पहुंचने की टेंडेंसी रखेगा। तो ये ग्राफ आ गया अपने पास कब, जब हमारा बेस जो है वो 1 से ग्रेटर है तब। अगर हम बात करें 0 से और 1 के केस में, अगर हमारा a जो है वो 0 से और 1 के बीच में आ गया, तब ग्राफ कैसा आएगा इसकी बात करते हैं। अगर a जो है वो 0 से और 1 के बीच में है, तो कुछ a मान लो, तुम ऐसा a मान लो जो 0 से 1 के बीच में। मैंने मान लो a को 1/2 मान लिया, 1/2, 1/3, 1/5, 1/7 कुछ भी मान लो, सबका बिहेवियर एक टाइप का ही रहेगा। तो अगर मैंने मान लो 1/2 रेज टू x मान लिया, अब अगर मान लो मैं x को ले लूंगा 0, तो 1/2 रेज टू 0, तो वैल्यू 1 आएगी उसकी, तो ठीक है। अगर मैं x को 1 ले लूंगा तो वैल्यू 1/2 और कम हो जाएगी। अगर x को 2 ले लूंगा तो 1/4, x को 5 ले लूंगा तो 1/32। इस तरह से क्या होगा, वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, लगातार घटती जाएगी, लगातार घटती जाएगी। अगर मैं x को -1 ले लूं, -1, तो 1/2 रेज टू -1 यानी कि 1/1/2, तो 2 आ जाएगा उस पर वैल्यू। अगर मैं x को -2 लूंगा तो वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर मैं x को माइनस का इन्फिनिटी ले लूंगा, माइनस का इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा। अब कितनी वैल्यू आएगी, तो 1/2 रेज टू -इन्फिनिटी, तो वो आ जाएगा 1/1/2 रेज टू इन्फिनिटी, यानी वो बन जाएगा 2 रेज टू इन्फिनिटी। तो वो तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो उस केस में वैल्यू कितनी आएगी, उसकी इन्फिनिटी आ जाएगी। तो अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को मिला दूं, इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, तो ग्राफ मेरे पास जो है वो इस तरह का आ जाएगा। तो ये ग्राफ किसका आ गया, ये ग्राफ आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो यही काम मैं करने जा रहा हूं अभी। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का। तो ये ग्राफ आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और ये ग्राफ हमारे पास कब आया है, ये ग्राफ तब आया है हमारे पास जब बेस कैसा है इसका, बेस 0 से 1 के बीच में। ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, हमने अभी फील भी किया था कि अगर बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो अगर हम x को बढ़ाएंगे तो y लगातार घटता जाएगा, जो कि यहां पर हो रहा है। और हमने फर्स्ट केस में देखा था कि अगर बेस हमारा 1 से ग्रेटर है तो अगर हम y x को बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, और वो हम देख रहे हैं वैल्यू जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा भी रही है इसकी। ठीक है, सब लोग समझ पा रहे हैं, सब लोग समझ पाए ग्राफ ऐसा कैसे आया, आया ना, हाँ बोलो सर। यार। किसी को दिक्कत तो पूछो कुछ भी। यस सर। ये वाले ग्राफ नो सर। तुम्हें डायरेक्टली वैसे ये वाले ग्राफ याद भी रखना है यार। ये वाले ग्राफ ये बहुत स्टैंडर्ड ग्राफ हैं सारे, जैसे मॉड एक्स का ग्राफ हो गया, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट का, जीआईएफ का, ई रेज टू एक्स के ग्राफ, ये तुम्हें डायरेक्टली रटे हुए भी होने चाहिए ग्राफ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ्स के अंदर जिनको हमें बहुत कम समय में करना होता है, मतलब जिनमें हम जितना टाइम कम कर सकते हैं उतना टाइम कम करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो टाइम हमारा कम तब होता है जब हम कुछ चीजों को याद रखते हैं। तो ऐसे कुछ फंक्शन जिनके जैसे ये वाले ग्राफ हैं, आगे हम पढ़ेंगे लॉग का ग्राफ, ठीक है। जैसे तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ लिया अभी, है ना। तो सर्कल पैराबोला में जो टेंजेंट की इक्वेशन है, नॉर्मल की इक्वेशन है, पैरामेट्रिक फॉर्म वगैरह, ये सारी चीजें हमें याद रहनी चाहिए, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, समय बचता है एग्जाम में हमारा, ठीक है। तो जो जितने टॉपर बच्चे होते हैं जिनकी अच्छी अच्छी रैंक्स आती हैं, उनमें सब में ये चीज होती है कि वो सारी चीजों को याद रख लेते हैं यार, ताकि उनका एग्जाम में कम से कम टाइम बचे डिराइव करने में या ग्राफ को प्लॉट करने में।
जितनी तुम्हें चीजें जो स्टैंडर्ड चीजें हैं वो तुम्हें जितनी याद रहेंगी तुम्हारा उतना समय बचेगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि पेपर का जो लेवल है आजकल वो मतलब मैथ्स का पेपर जो आता है वो थोड़ा लेंदी टाइप का आता है, चाहे वो मेंस का पेपर हो चाहे वो एडवांस का पेपर हो। तो कम समय में क्वेश्चन हम तभी कर सकते हैं जब थोड़ी हमें चीजें पहले से पता हो कि यार ये फंक्शन दिखाई दिया, दिमाग में तुरंत ये चीज आई कि ग्राफ इसका ऐसे बनेगा या फिर इस पर ये इस तरह की इसकी इक्वेशन होती है। तो जितना हम चीजों को थोड़ा याद रख सकते हैं वो उतना हमारे लिए वो चीज टाइम को सेव करेगी एग्जाम के अंदर, जिस टाइम को हम और भी आगे चीजों में लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे जो भी स्टैंडर्ड ग्राफ्स तुम्हारे पास आ रहे हैं अभी उन सबको थोड़ा याद रखो कि ये ग्राफ इस तरह का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी थी एक्सपोनेंशियल